गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चीन में प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्टियों के संदर्भ में। दोनों ही टॉपिक जो हैं काफ़ी वैसे लेंथी हैं, लेकिन फिर भी मैं दोनों टॉपिकों का 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आपको मोटे मोटे रूप से समझाने का प्रयास करूँगा। चीन में प्राकृतिक वनस्पति, देखो बेसिक रूप से हम चीन के बारे में हम जानते हैं कि चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़े आकार का भूभाग है और धरातलीय दृष्टि से भी वहाँ काफ़ी अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। अर्थात एक आकार की दृष्टि से काफ़ी अधिक बड़ा भूभाग और उसमें धरातलीय विभिन्नताएं बहुत अगर अधिक हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वहाँ प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्नताएं मिलेगी। दूसरा एक है कि हमने इसकी चीन की जलवायु के बारे में भी देखा, तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जो जलवायु दशाएं हमने वहाँ देखी है कि उत्तरी चीन और दक्षिण चीन में काफ़ी अधिक और उसके पूर्व और पश्चिमी भागों में जलवायु दृष्टि से काफ़ी अधिक अंतर हमें देखने को मिला। इस दृष्टि से ये स्पष्ट हो गया कि चीन में प्राकृतिक वनस्पति भी काफ़ी अधिक भिन्नताएं वहाँ देखने को मिलेगी। दूसरी बात, चीन में जो मिट्टियाँ हैं, मिट्टियों की दृष्टि से भी वहाँ भिन्नता देखने को मिलती हैं। कुछ पुरातन मिट्टियाँ हैं, कुछ नवीनतम जलोढ़ मिट्टियाँ, वायुड मिट्टियाँ हैं, कुछ नदी घाटियों में बनी हुई काफ़ी उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, कुछ डेजर्ट प्रकार की या क्षारीय मिट्टियाँ, कुछ पर्वतीय मिट्टियाँ। तो काफ़ी अधिक, तो वनस्पति और मिट्टी दोनों में काफ़ी गहरा संबंध भी होता है, इसलिए इस टॉपिक को मैं आपको बड़े शॉर्ट में वैसे ही एक बार समझाने का प्रयास करूँगा। तो प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में आप ये जो मैंने एक दे रखा है, आपको एक स्क्रीनशॉट दिया है, इसको आप देख सकते हो। मैं इसको ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि प्राचीन समय में चीन जो था उसमें बहुत अधिक भूभाग पे वन थे और वहाँ के फिर जो सामंती व्यवस्था के बाद में कालांतर में वन वहाँ धीरे धीरे घटते गए और कई बार दावानल मानवीय प्रयासों से भी वहाँ किया गया शिकार के उद्देश्य से, और धीरे धीरे वनों का घटता, अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, इसलिए जनसंख्या के दबाव के कारण से भी और विकास के कार्यों के कारण भी वहाँ प्राकृतिक वनस्पति का काफ़ी अधिक विनाश किया गया। और वर्तमान में स्थिति यह है कि चीन के लगभग 10% भाग पे केवल वनस्पति बची हुई है। तो हम यहाँ 10% पे आ गए। अब चीन की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको प्रमुख रूप से देखो हम कितने रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। इससे पहले हम एक बार इस चीज़ को देख लें कि चीन की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हम प्रमुख रूप से अगर देखें तो वहाँ एक तो वन है, एक घास के मैदानी प्रदेश है और एक मरुस्थलीय झाड़ियाँ या मरुस्थलीय वनस्पति। 3 प्रकार से हम मोटे रूप से उसको डिवाइड कर सकते हैं चीन की पूरी प्राकृतिक वनस्पति को। अब वन क्षेत्रों के अंतर्गत काफ़ी अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो चीन का जो दक्षिणी भाग है वहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कपूर, बांस, टेलोटुंग, नारियल, चंदन, रबड़ इत्यादि के वृक्ष हैं जो चीन के दक्षिण भाग में है। इसी प्रकार से चीन के दक्षिणी पूर्वी जो मानसूनी प्रदेश है वहाँ पतझड़ वन देखने को मिलते हैं, जिनमें साल, सागौन, आम इत्यादि वृक्षों की प्रधानता है। एवं चीन के उत्तरी पूर्वी भागों में शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं, इसमें पॉपुलर, एल्म और ऐसे वृक्ष सामान्यतः देखने को मिलते हैं। अब एक चीन की उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उनमें नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि चीन में इस प्रकार की जो वनस्पति है या जो वन संपदा है जो बड़े हैं, तो बड़े लेवल पे इसमें विभिन्नताएं देखने को क्षेत्र के आधार पे हमें यहाँ मिल रही हैं। दूसरा हम देखते हैं ग्रासलैंड या घास के जो मैदानी भाग है। चीन का एक विस्तृत भूभाग है जिसमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं और ये मैदान चीन में स्टेप्स के नाम से जाने जाते हैं। ये लंबी घास होती है जिसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। अब जनरल सी बात है, जब बहुत अधिक वर्षा होती है, पानी की उपलब्धता होती है, मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, कुल मिला के दशाएँ ठीक होती हैं, तो वहाँ बड़े वृक्ष उत्पन्न होते हैं। फिर जब बरसात की मात्रा काफ़ी घट जाती है, बहुत अधिक धीरे धीरे बरसात की मात्रा जैसे जैसे कम होती है, तो वहाँ बड़े वृक्ष नहीं होते हैं और घास के मैदान उस स्थान पे आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही फिर बरसात की मात्रा और अधिक कम हो जाएगी तो वहाँ मरुस्थलीय दशाएँ व्याप्त हो जाएगी। तो आप अब समझ सकते हो कि वन, घास के मैदान और मरुस्थलीय जो झाड़ियाँ हैं उन तीनों में सीधा सा संबंध, प्राकृतिक जो वनस्पति है इसका सीधा संबंध बरसात की मात्रा से जुड़ा हुआ है। जहाँ अत्यधिक वर्षा हो रही है और
जहाँ तापमान की स्थितियाँ ठीक है, मृदा का उपजाऊपन ठीक है, वहाँ घने वन आपको देखने को मिलेंगे। घास के प्रदेश जहाँ बरसात बहुत कम होती है वहाँ आपको देखने को मिलेंगे आंतरिक भागों में, जिसमें जो ये आपका मंगोलिया का आंतरिक भाग है या गोबी के डेजर्ट के समीपवर्ती भाग है, बरसात का औसत जहाँ 50 सेंटीमीटर के आसपास ही रह जाता है। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो स्थान आ जाते हैं या 25 सेंटीमीटर के आसपास ही जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत रहता है, उन क्षेत्रों में आपको मरुस्थलीय झाड़ियाँ देखने को मिलती है। और यही स्थिति चीन में भी काफ़ी स्थानों पे बन रही है, जिनमें शुष्क और अर्ध शुष्क जो है वह प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ चीनी के जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहाँ अधिकतर देखने को मिलती है। तो मोटे रूप से हमने चीन की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ये देखा। और अब इसको अगर हम डिटेल से भी चाहे तो जैसे मरुभूमि की वनस्पति, इसमें वही डिटेल से आ जाएगी, डेजर्ट प्रकार की जो वनस्पति है वहाँ किस किस प्रकार की है। फिर घास में स्टेफी घास जो आ जाएगा, अर्ध शुष्क झाड़ियाँ एक तो होती है बिल्कुल शुष्क दशाएँ और एक अर्ध शुष्क जिसको स्टेफी कहते हैं। तो अर्ध शुष्क में कौन कौन सी झाड़ियाँ हैं। शुष्क पर्वतीय जो वनस्पति है उसके बारे में आ जाएगा। पठारी प्रदेशों की वनस्पति कौन सी है जो पठारों पे देखने को वहाँ मिलती हैं। एक मिश्रित वन है और एक जेचुआन के निचले प्रदेश की वनस्पति है। जेचुआन वही प्रदेश है जो दक्षिण के दक्षिण भाग में हम कह सकते हैं कि या मध्य पश्चिम वाले भाग में हम कह सकते हैं कि जो ये रेड बेसिन के नाम से जाना जाता है वह जेचुआन बेसिन है यहाँ। और दूसरा उपोष्ण वन यांगटी सिकियांग वाला जो प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन ये चीन के उत्तरी भागों में दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में देखने को ये मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन है, यानी कि ये सदाबहार वन है जिसमें चीड़ बांस आदि, यानी कि चीड़ के दक्षिणी और विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी जो भाग जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि चीन में जो प्राकृतिक वनस्पति उसकी विभिन्नताएँ वहाँ के सीधे रूप से चीन की जलवायु से, वहाँ की मृदा से, बरसात की मात्रा से और उच्चावच से सीधे रूप से प्रभावित हो रही है। और चीन में जिस जिस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है उसका हमने एक बार शॉर्टली आपको बताने का या हमने उसकी चर्चा करने का प्रयास किया। अब हम जो दूसरा इसका प्राकृतिक वनस्पति के अलावा चीन में जो पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं उनका भी एक बार हम थोड़ा सा जिक्र यहाँ करेंगे कि चीन में किस किस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। तो चीन में बेसिक रूप से जो मृदाओं का विस्तार है वो हम दो रूप में देख सकते हैं। देखो वैसी तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना आकार की दृष्टि से इतना विशाल प्रदेश है तो मिट्टियों में वहाँ निश्चित रूप से ही विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। दूसरा, नदी घाटियाँ बहुत अधिक, वहाँ नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियाँ यानी कि जलोढ़ मिट्टी भी वहाँ देखने को हमें निश्चित रूप से मिलेगी। लोएस का हम जिक्र बार बार चीन के संदर्भ में करते हैं तो वायुड की मिट्टी जो वायु के द्वारा लाई गई है मिट्टी वो भी वहाँ हमें देखने को मिलती है। अब मोटे रूप से अगर हम चीन में मिट्टियों का अगर जिक्र करते हैं तो दो प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं इसमें हम दो वर्गों में इसको रख सकते हैं। एक पेडोकल और एक पेडाल्फर, दो वर्ग यहाँ मिट्टियों के बनते हैं। अब सामान्य सी बात है कि पेडोकल मिट्टी यहाँ जो है जिनमें कैल्शियम की प्रधानता होती है और जिन क्षेत्रों में बरसात की मात्रा अपेक्षाकृत थोड़ी कम होती है, यानी कि ये मध्य अक्षांशों से ऊपर या उससे उच्च अक्षांशों में ये हमें मिलती है पेडोकल वर्ग की मिट्टियाँ। ये आपको पता है कि पेडोकल और पेडाल्फर दोनों ही जो मिट्टियाँ ये जोनल मिट्टियों का उप सब डिवीज़न है, ये पेडोकल और पेडाल्फर। दूसरे वर्ग में हमने देखा कि पेडाल्फर मिट्टियाँ। अब ये जो जोनल मिट्टियाँ हैं इन जोनल मिट्टियों का एक वर्ग जो होता है वह पेडाल्फर मिट्टियाँ हैं। और पेडाल्फर जो सोइल है उसमें हमने जानते हैं कि पेडाल्फर मिट्टियाँ वहाँ डेवलप होती हैं जहाँ बरसात की मात्रा अधिक होती है, यानी जिन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इन मिट्टियों का निर्माण होता है। सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि पेडाल्फर मिट्टियों में एल्यूमिनियम और लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे कि लेटेराइट मिट्टियाँ होती हैं ये इसी वर्ग में शामिल होती है। अधिक वर्षा के कारण से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। अब एक एक करके हम थोड़ा सा इनके बारे में एक बार और अच्छे से देख सकते हैं कि मरुभूमि पेडोकल मिट्टियों के वर्ग में हम देख रहे हैं। ऊपर वाली जो है तो मरुभूमियाँ, डेजर्ट प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं वो पेडोकल वर्ग की जो मिट्टी उसी में आती है। और इसमें कांसो और आंतरिक मंगोलिया जो चीन का सबसे उत्तरी भाग है जिसको आंतरिक मंगोलिया प्रांत के नाम से जाना जाता है, और सिकियांग के मरुप्रदेश जो चीन के
सिनकियांग जो प्रदेश है वह चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। तो यहाँ है जो डेजर्ट प्रकार की सॉइल्स देखने को मिलती है। इन मिट्टियों का विस्तार यहाँ पाया जाता है। ये साधारणतः धूसर या पीले धूसर रंग के हल्के कणों वाली पतली मिट्टियाँ मिलती हैं। पतली का मतलब यह है कि इनका जो निर्माण है ये इतने अच्छे सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पाती है, पतली परत के रूप से है, यहाँ पतली होने का यहाँ इनसे आस है। दूसरा हम देखते हैं कि चरनोजम, चेस्टनट एवं काली मिट्टियाँ, ये विश्व की वे मिट्टियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो चीन में पाई जा रही हैं और जो अपने उपजाऊपन के लिए जानी जाती है, चरनोजम और चेस्टनट जो मिट्टियाँ। इन मिट्टियों का विस्तार मरुभूमि एवं लोयस के मध्य वाले जो आर्द्र प्रदेश हैं वहाँ घास वाले भागों में पाई जाती है। ये हल्की चूनायुक्त उर्वर मिट्टियाँ होती हैं, बड़ी उपजाऊ ये मिट्टियाँ होती हैं। लोयस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, ये मिट्टी लोयस जो मिट्टी है ये वायुड मिट्टी है अपने आप में अगर इसको देखा जाए तो। और इन मिट्टियों का जमाव चीन के उत्तरी पश्चिमी चीन व मंगोलिया से चलने वाली हवाओं के द्वारा किया गया है। और हांगहो वाला जो बेसिन है चीन में, उन क्षेत्रों में ये विशेष रूप से लोयस मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। ये मिट्टी 30 से 90 मीटर मोटी परत के रूप में वहाँ देखने को मिलती है और वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टियों का ये विस्तृत और वृहत्तम क्षेत्र है। ये मिट्टी महीन कण वाली और हल्के पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पीलेपन के कारण उत्तरी चीन के मैदान की पीली मिट्टी का मैदान भी कहा जाता है, यानी हांगो का जो प्रदेश है उसको येलो रीजन के नाम से भी जाना जाता है और ये कृषि की दृष्टि से भी उपजाऊ होती है। दूसरा, जलोढ़ मिट्टियाँ, नदियों के द्वारा लाई गई बहाकर, पानी के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टियाँ जो होती है वे जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, जैसा कि आप जानते हो। और इन मिट्टियों का विस्तार प्रमुख रूप से नदियों की घाटियों में ही देखने को मिलता है। और उत्तरी चीन के मैदान पर ये मिट्टियाँ धूसर और पीले रंग की हैं। ये हल्की होती हैं तथा आसानी से जोती जा सकती है। ये मिट्टियाँ उपजाऊ हैं क्योंकि इनमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टियाँ जो होती है ये उपजाऊ मिट्टी है। खारी और क्षारीय मिट्टियाँ भी इसी वर्ग की मिट्टी जो होती है। और इस प्रकार की जो खारी और क्षारीय वर्ग की जो मिट्टियाँ होती हैं वे उन स्थानों में सामान्यतः बन जाती है जहाँ वेल ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं हो पाता है और हांगों के मुहाने पर या उनके छोटे छोटे भाग जो हैं उनके रास्ते में जल निकास की कमी है या पानी का निकास पर्याप्त रूप से नहीं होता, जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति में वहाँ क्षारीय और खारी मिट्टियों का निर्माण वहाँ हो जाता है। अब हम देखेंगे पेडाल्फर वर्ग की जो मिट्टियाँ हैं उनके संदर्भ में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। तो पेडाल्फर वर्ग की जो मिट्टियाँ हैं इसका मतलब स्वाभाविक है कि बरसात यहाँ अच्छी मात्रा में हो रही है और ये विशेष रूप से पेडाल्फर वर्ग की जो मिट्टियाँ हैं ये चीन के दक्षिणी और पूर्वी भागों में विशेष रूप से देखने को हमें मिलेगी। या कुल मिला के जहाँ अच्छी बरसात है वहीं इन मिट्टियों ये सामान्यतः बनती है। इन मिट्टियों का विस्तार कई भागों में है, जैसे कि जेचुआन बेसिन। जेचुआन बेसिन का मतलब आपको रेड नदी बेसिन आपको मालूम है और इसमें भारी बरसात के लिए जाना जाता है। चीन का ये पश्चिमी भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग है और यहाँ अच्छी वर्षा होती है, इसलिए ये इस क्षेत्र में मिट्टी देखने को मिलती है। जेचुआन बेसिन के पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी ढालों पे जैसे होपे, हुनान, चिकियांग एवं फुकिन क्षेत्रों में उच्च भागों में लाल भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। इसमें लोहा, पोटास और खनिज अंश अधिकता से पाए जाते हैं। अब जैसे कि भारी वर्षा होती है तो घुलनशील पदार्थ जो चूना वगैरह है वो घुल के नीचे चले जाते हैं और फिर जिसमें जैसे लोहा या अन्य मिनरल्स जो हैं वो ऊपर की ओर दिखते हैं। इसमें तो लोहा, पोटास और खनिज पदार्थों की इसमें अधिकता इसलिए हो जाती है। जबकि अम्ल कम है क्योंकि ये कम इसमें अपक्षालित जो है वह क्रिया कम होने के कारण जो इसमें अम्ल कम देखने को मिलता है। दूसरे प्रकार के हम देख रहे हैं चूना रहित जलोढ़ मिट्टियाँ। निचली यांगटी सिकियांग घाटी एवं अनहुई घाटी में गहरी जलोढ़ मिट्टियाँ मिलती हैं। ये हल्की और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। चूना रहित जलोढ़ मिट्टियाँ जो हैं यांगटी सिकियांग का घाटी वाला जो प्रदेश है वहाँ जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। पीली पोर्जोलिक मिट्टियाँ हैं। इन मिट्टियों का विस्तार यूनान के पठारी भागों में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम प्राचीन लाल मिट्टियाँ, इसमें अधिकतर वे मिट्टियाँ यानी कि वे लेटेराइट मिट्टियाँ हैं जिनका विस्तार दक्षिण चीन की आर्द्र और गर्म जलवायु में पहाड़ी भागों पर अम्लीय लेटेराइट मिट्टियाँ मिलती हैं। लाल मिट्टी हुनान और चिकियांग और कियांगसू, हेबई, जेचुआन आदि क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख रूप से जो देखा कि चीन में प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियों का वितरण किस प्रकार से है, इसका हमने यहाँ अध्ययन किया है। तो मोटे मोटे रूप से आपको एक आइडिया मिल गया कि चीन में जो प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियों में किस प्रकार से पारस्परिक संबंध है। दोनों में से जिस प्रकार की मिट्टी होती है वह सीधे रूप से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। वीडियो सुनने के लिए आपको धन्यवाद।